और कौन पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में है जो ये बात नहीं जानती कि ये जो कुछ हुआ ये गलत था। आजम खां का सियासी कद छांटने की एक कोशिश थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े लीडर के ऊपर हाथ डाला और उसको डिस्क्वालीफाई करके ये साबित किया कि वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती। इस मुल्क के समाज के खिलाफ, इस मुल्क के सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ ये एक साजिश है और इसका मुकाबला तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके उसी वक्त करना चाहिए था जब से आज़म खां के ऊपर ये हमला हुआ था। लेकिन उस वक्त आप खामोश थे कि ये आज़म खां का मसला है। स्टैच्यू का लीडर उस पर मुकदमा डाल देंगे साहब। ये परसों वहाँ से गुजरे थे, मेरे घर के पास से मेरे घर में चप्पलें पड़ी थी, चप्पल चुरा के ले गए। जैसे अखिलेश यादव कहा जाता है टोटी चोर है, जैसे दिल्ली में चल रहा है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, किसी दिन शायद केजरीवाल भी चले जाए, ऐसा लग रहा है। ऐसा लगता है कि खाली बीजेपी में संत भरे हुए हैं, सारे सूफी और भक्ति के सारे लोग जो इंतहाई किस्म के शरीफ और आब जमजम और गंगा जल से धुले हुए लोग खाली बीजेपी में और किसी पार्टी में नहीं बचे। और खाली वही एक गंगा जल से धुली हुई पार्टी बचेगी जो इस देश में किसी और राजनीति को पनपने नहीं देगी। लेकिन आज उन्हें वजूद का खतरा सता रहा है। विपक्ष के लीडर्स को आज वजूद का खतरा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी वजूद का खतरा है और उनकी अपनी लीडरशिप और अपनी शख्सियत के ऊपर भी वजूद का खतरा करते हैं। अलामतों का इस्तेमाल। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू भारत? नया भारत क्या है? नया भारत वो था जो 1947 में मुल्क में आज़ादी हासिल करने के बाद हमने कायम किया था। नया भारत वो था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था और सारी दुनिया ने कहा था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन। वी मस्ट हैव टू डिफाइन इट। उनको साबित करना चाहिए कि उनका क्या मतलब है नए भारत से। क्या नए भारत का मतलब उनके नज़दीक है हिंदू राष्ट्र का? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक हैं, ये काउ टेररिस्ट हैं जो लोग ये करते हैं, इसके बावजूद भी ये हरकतें होती रहती हैं और उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती, तो फिर इस नारे की विश्वसनीयता, इसके सच होने पर बहुत शदीद शुबा पैदा। मैं कहता हूँ कि हुब्बुल वतनी का बेहतरीन शाहकार इस मुल्क में अगर कोई कौम पाई जाती है तो वो मुसलमान हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहता हूँ। आदाब, नमस्कार। मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी। मौजूदा वक्त में अभी जो सियासी माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द की गई सांसद निधि से, फिर दूसरा एक तरफ रमज़ान चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं और मस्जिदों में और नमाजियों पर फिर दोबारा से जो है पाबंदियां और तरह तरह की वीडियो जो है वो सामने आ रही हैं। इसी सारे मसलों पर बात करने के लिए डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तस्लीम साहब, जिस तरीके से अभी का ये माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो मैं सियासी नज़रिए से आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो ये कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है राहुल गांधी के, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ ये कल्मिनेशन पॉइंट है एक प्रोसेस का। एक फिनोमिना था, एक पॉलिटिकल फिनोमिना था जिसका आगाज़ 2019 में आज़म खां से होता है। आज़म खां सियासी शख्सियत हैं, माफिया नहीं है। आज़म खां का 50 साल का तो वो कैरियर है जिसमें वो MLA MP और मिनिस्टर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी शख्सियत के ऊपर जो मतलब सुन के भी मजाक लगता है और किसी एक बड़े इंसान को जलील करने के मुतरादिफ लगता है कि आप उसके ऊपर चोरी का मुकदमा डालें कि साहब इन्होंने बकरी चोरी की है, इन्होंने भैंस चोरी की है, इन्होंने किताब। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होता ना। और कौन पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में है जो ये बात नहीं जानती कि ये जो कुछ हुआ ये गलत था। आज़म खां का सियासी कद छांटने की एक कोशिश थी। ये बात कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा पॉलिटिकल पर्सन है इस मुल्क में जो नहीं जानता था? उसके बाद लक्षद्वीप जो एक मुसलमानों का एक इलाका है, वहाँ से शेड्यूल ट्राइब के लिए रिज़र्व लोकसभा की सीट से NCP के मोहम्मद फैसल, एक दूसरा मुसलमान उम्मीदवार जीत के आते हैं हमेशा वहाँ से, और उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया, एक जाली मुकदमा, और 1-1.5 साल के अंदर उसका भी फैसला करके 24 घंटे के अंदर उनकी रुकनियत ख़त्म कर दी गई। तो लेजिस्लेशन में डिस्क्वालिफिकेशन इस अंदाज से करना, ये जो प्रोसेस 3-4 साल में हुआ, पहले भी हुए हैं, तकरीबन 38 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट से 70 साल में हुआ है, लेकिन ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन एक ही पार्लियामेंट्री टेन्योर में हुए हैं। ये पहला मौका है, उसमें भी 2 मुसलमानों का करने के बाद अल्टीमेटली इन्होंने सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े लीडर के ऊपर हाथ डाला और उसको डिस्क्वालीफाई करके ये साबित किया कि वो डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखते और वो पॉलिटिकल पर्सन्स को लेजिस्लेशन से हटाना चाहते हैं
और जो क्रिमिनल्स हैं और जो माफियाज हैं उनको पार्लियामेंट में बिठा के अपनी पार्टी के 2-4 पॉलिटिकल लीडर्स के जरिए पूरे देश को चलाना चाहते हैं। ये साजिश है इस पूरे मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की सियासत के खिलाफ, इस मुल्क के समाज के खिलाफ, इस मुल्क के सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के खिलाफ। ये एक साजिश है और इसका मुकाबला तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके उसी वक्त करना चाहिए था जब से आज़म खां के ऊपर ये हमला हुआ था। लेकिन उस वक्त आप खामोश थे कि ये आज़म खां का मसला है। लेकिन तो क्या सर अब जिस तरीके से क्या अब सारे पार्टियों को, सारे नेताओं को क्या अब अपनी संसद निधि से जो है वो संसद सदस्यता जाने का खतरा है, या अपनी सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ख़त्म होने का खतरा है, इसलिए सारा विपक्ष एक साथ हो रहा है? भाई विपक्ष को अब जाहिर है कि अब इनको ख़तरा तो होना ही चाहिए, और अगर अब भी ख़तरा इनको महसूस ना हो तो फिर उनकी मर्ज़ी, वरना तो ये तो बड़ा आसान काम मुझे लगता है कि कोई भी शख्स उठे और किसी मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर भी जो हाई पॉलिटिकल स्टैचर का लीडर उस पर मुकदमा डाल देंगे। साहब ये परसों वहाँ से गुजरे थे, मेरे घर के पास से मेरे घर में चप्पलें पड़ी थी, चप्पल चुरा के ले गए। जैसे अखिलेश यादव कहा जाता है टोटी चोर है, कोई आदमी अगर टोटी चोरी का उन पे जाके मुकदमा डाल देगा, साहब मैंने देखा ये टोटी चोरी कर रहे थे, और मुंसिफी का तो जो जजमेंट होता है वो तो बड़ा आसानी से कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। वो कह देगा हाँ साहब मुकदमा साबित हो गया, जो टोटी चोरी का अखिलेश यादव डिस्क्वालीफाई हो गए उसी दिन, और अगले 6 साल के लिए गए, वो भी 8 साल के लिए गए। और ऐसे 15-20 लीडरों पर ये मुकदमा डाल दें आप। जैसे दिल्ली में चल रहा है, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, किसी दिन शायद केजरीवाल भी चले जाएं ऐसा लग रहा है। और जो वो टीआरएस की लीडर है वहाँ पर कविता राव, उसके ऊपर भी ये हो सकता है। आप जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके ऊपर भी डाल दीजिए, आप स्टालिन के ऊपर भी डाल दीजिए, आप तेजस्वी यादव पे भी डाल दीजिए, आप नीतीश पे भी डाल दीजिए, इतनों ही पे तो डालना है। अगर ये 10-15 लीडर्स के ऊपर ये मुकदमे डाल दें तो इनकी तो सदस्यता भी ख़त्म और इनका आगे का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी ख़त्म। फिर क्या बचेगा इस देश में? खाली बीजेपी। तो ऐसा लगता है कि खाली बीजेपी में संत भरे हुए हैं, सारे सूफी और भक्ति के सारे लोग जो इंतहाई किस्म के शरीफ और आब जमजम और गंगा जल से धुले हुए लोग खाली बीजेपी में, और किसी पार्टी में नहीं बचे। और खाली वही एक गंगा जल से धुली हुई पार्टी बचेगी जो इस देश में किसी और राजनीति को पनपने नहीं देगी। तो इसका सीधा मतलब यह है कि लोग जानते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपनी फासिस्ट सोच को इस मुल्क में नाफिज नहीं कर सकते, इसलिए वो जमहूरियत को ख़त्म करके फाशिस्ट निज़ाम को लाने के लिए इस पॉलिटिकल क्लास को ख़त्म करने की नापाक साजिश कर रहे हैं। सर, जैसे आज विपक्ष एक जगह आ रहा है, एक साथ खड़ा हो रहा है, जब पहले से इस तरीके की जो आप बता रहे हैं कि संसद भरा हुआ है पूरा इस तरीके के लोगों से, क्यों विपक्ष एक साथ नहीं आया? देखिए, ये विपक्ष को से आज आवाज़ उठाई, विपक्ष को आज मौका मिला है कि अब 1 साल रह गया है चुनाव में, तो चुनाव में वो इनको हरा सकते हैं। वो पहले भी हरा सकते थे, लेकिन आज उन्हें वजूद का ख़तरा सता रहा है। विपक्ष के लीडर्स को आज वजूद का ख़तरा है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी वजूद का ख़तरा है, और उनकी अपनी लीडरशिप और अपनी शख्सियत के ऊपर भी वजूद का ख़तरा है। तो ये जो सर्वाइवल की जंग है उसने इनको इकट्ठा किया। लेकिन ठीक है, जिस वजह से भी हो रहे हैं इकट्ठे हों, और इस मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी का कायम रहना मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। अगर इस मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी बरकरार नहीं रहती तो मुल्क का वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। मसला यह है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही वो मसला नहीं है। हम सब के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस मुल्क में सेकुलर डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बरकरार रहना। और अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का वजूद और इन पॉलिटिकल, चाहे जितने करप्ट हैं ये, इनके करप्शन को ठीक करने के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन पार्टीज़ का बरकरार रहना और उनका इक़्तिदार में आना इसलिए ज़रूरी है कि उसी के ज़रिए हम कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलर डेमोक्रेसी को बचा के मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और यकजहती को यकीनी बना सकेंगे। वरना मुल्क का इत्तेहाद और मुल्क का जो इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, ये इंटेग्रिटी ये टूट जाएगी, मुल्क बिखर जाएगा। मुल्क के लिए जो लोग मोहब्बत करते हैं उनको के लिए ये लाजमी है कि अपोजिशन को ज़िंदा, सलामत, कायम और इक़्तिदार के अंदर रखें। प्रधानमंत्री जब आए नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्माण होने जा रहा है, तो क्या ये नए भारत का ही निर्माण का हिस्सा माना जाए? नहीं, नए भारत देखिए ये सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलामतों का इस्तेमाल। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू भारत? नया भारत क्या है?
नया भारत वो था जो 1947 में मुल्क में आज़ादी हासिल करने के बाद हमने कायम किया था। नया भारत वो था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था और सारी दुनिया ने कहा था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। नया भारत वो था जब यहाँ पर हम 2.5% की जीडीपी से देश ने चलना शुरू किया था और 11% की डेमोक्रेसी के जीडीपी तक उसको पहुँचाया। नया भारत वो था जहाँ हमने अपने साइंस एंड स्पेस की टेक्नोलॉजी में रॉकेट्स दागे थे और हम एटॉमिक कंट्री बने थे। नया भारत वो था जहां पर हमने अपने इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड को इतना इंप्रूव किया था कि हम ग्लोबल मार्केट पे छा गए थे। वो था नया भारत। वो था नया भारत जहाँ पर हमने स्कूल खोले थे, कॉलेज खोले थे, यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी। वो था भारत जहाँ हमने सड़कें, पुल और हवाई जहाज़ बनाए थे। वो था ना नया भारत। अब कौन सा नया भारत है? ही मस्ट हैव टू डिफाइन इट। उनको साबित करना चाहिए कि उनका क्या मतलब है नए भारत से। क्या नए भारत का मतलब उनके नज़दीक है हिंदू राष्ट्र का होना? मैं तो यही समझता हूँ और मैं इस बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी सरकार में आए थे तो हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के सदर ने ये बात कही थी कि अब 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है। उस जुमले के तनाजुर में कह रहा हूं मैं कि अगर प्रधानमंत्री जी नया भारत कह रहे हैं तो या तो वो डिफाइन करें कि नया भारत क्या है, और अगर वो डिफाइन नहीं करते तो हम अशोक सिंघल के इस जुमले की रोशनी में समझेंगे कि नए भारत का मतलब होता है कि आप हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। और ये इस किस्म का नया भारत भारत के लोगों को कबूल नहीं है। प्रधानमंत्री को होगा, उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में से 80% लोगों को इस किस्म का कोई नया भारत नहीं चाहिए। तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, सब पे विश्वास की बात कर रहे हैं, तो इससे ऐतराज़ क्या है? हुई सब। सब क्या है? सबका क्या मतलब है? अगर सबका मतलब तमाम 140-145 करोड़ भारत के लोग हैं तो फिर ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में चारों तरफ, ये जो सारी दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, खुद भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी, कि इंडिया में डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है वो सारी दुनिया में घटकर 108वें नंबर पर रह गई है। इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो ख़त्म होकर 110वें नंबर पर आ गया है। इंडिया में जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, वुमेन राइट्स का वायलेशन, दलितों के ऊपर, ओबीसीज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर एट्रॉसिटीज़ रोज़ाना बढ़ती चली जा रही हैं, मॉब लिंचिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं, आज़ादी नहीं दी जा रही है, लोगों को अपने मजहबी उमूर पर सही से अमल करने की आज़ादी को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो सबका साथ सबके विकास का नारा अगर उस सब में तमाम 140-145 करोड़ हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है? गाय के नाम पर क्यों कत्लेआम हो रहा है? और क्यों उन कत्ल करने वाले लोगों को सजाएं नहीं मिल रही? क्यों उनको जो है वो ज़मानतें मिल जाती हैं? क्यों उनको ज़मानतें मिल जाने के बाद इसी बीजेपी के जो नेता हैं वो उनकी गारलैंडिंग करते हैं, उनके गलों में हार डाल के उनको मिठाई कहते हैं? क्यों वो लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े कम्युनलाइजेशन के और राइटिंग के मुकदमे हैं वो इस मुल्क में जो है चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री बन जाते हैं? क्यों बन जाते हैं? अगर ये सबका साथ सबके विश्वास की बात है तो फिर तो इस किस्म के लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, इनाम नहीं मिलना चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये गौ रक्षक नहीं है, गौ भक्षक हैं, ये काउ टेररिस्ट हैं जो लोग ये करते हैं, इसके बावजूद भी ये हरकतें होती रहती हैं और उन लोगों को सज़ा नहीं मिलती, तो फिर इस नारे की विश्वसनीयता, इसके सच होने पर बहुत शदीद शुबा पैदा होता है और वो सारा देश महसूस कर रहा है। तो अब क्या आप आगे देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? अगर दूरअंदेशी की बात की जाए, क्या माहौल क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लग रहा है कि लोग थक गए हैं इस कम्युनल पोलराइजेशन से, क्योंकि कम्युनल पोलराइजेशन इस मुल्क का मिजाज नहीं है। इस मुल्क के लोगों की सोच का हिस्सा कम्युनल होना नहीं है। ये टॉलरेंट कंट्री है, टॉलरेंट लोगों की कंट्री है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर शख्स अमन व आश्ती के साथ यहाँ जीना चाहता है, अपना 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से कमा के खाना और खुश होकर जीना चाहता है। ये हज़ारों साल की सभ्यता है, तहजीब है हमारी, और उसको एक आर्जी तरीके से झूठ के ज़रिए बुलावा दे के उसको तोड़ा गया पिछले 30 साल में। और 30 साल में इसलिए तोड़ा गया कि वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए कोई और तरीक़ा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था सिवाय इसके कि वो कम्युनल जो है मुनाफरत को फैलाए।
तो इसलिए उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन अब लोग सुनते सुनते थक गए हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, नौकरियां रोज़ाना ख़त्म होती चली जा रही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, लोग परेशान हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस मुल्क की शहरियत छोड़ दी। अमेरिका, लंदन, बरतानिया, कहाँ कहाँ जाके लोग बस गए। तो इतनी गैर यकीनी और अदम इत्मीनान का लोगों को एहसास है इस सारी वजह से कि वो अब तब्दीली चाहते हैं। इस थकान, ये जो मजहबी मुनाफरत की थकान है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तरक्की की तरफ देश को आगे देखना चाहते हैं। और इस पर इत्मीनान नहीं है कि मौजूदा सरकार वो तरक्की बपा कर सकेगी। मौजूदा सरकार रिपीट होती है तो लोगों को ये खौफ है कि ये सरकार और ज़्यादा इस मुल्क में पोलराइजेशन बपा करके इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ कहीं ना ले जाए, ये शुबा है। इसलिए लोग सरकार बदलना चाहते हैं, और सरकार बदलना अब ज़रूरी भी है। एक जमहूरियत में सरकारों का बदलते रहना ज़रूरी होता है। अब 2 टर्म हो गए, 10 साल पूरे हो जाएंगे, काफ़ी है। वरना तो इंदिरा गांधी की तरह ये भी ऑटोक्रेट बन जाएंगे, और ये ज़्यादा जल्दी ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, ये महसूस हो रहा है। तो ऑटोक्रेसी इस मुल्क का मिजाज नहीं है, जमहूरियत ही है। उसको बरकरार रखने के लिए सरकार बदलना ज़रूरी है, और लोग सरकार बदलना चाहते हैं, और लगता है कि कामयाब हो जाएंगे। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब हैं, सियासत को बहुत नज़दीक से और बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल यही है तस्लीम रहमानी साहब, मान लीजिए अगर 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनती है, तो कहा जा रहा है कि फिर आगे कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, ये चुनावी जो है प्रक्रिया सब ख़त्म हो जाएगी। क्या उसी अंदेशे को देखते हुए लोग आज पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है? और दूसरा, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, जैसे कि लोग आज मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नहीं होगा, लोग ऐसा मानते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात अब खुलकर कह रहे हैं। मैं इस पर सिर्फ आपका एक नज़रिया ये जानना चाह रहा हूँ, अगर ये हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है और बीजेपी दोबारा आ भी जाती है, तो इससे जो अक़लियत है, यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है, उसके साथ में क्या मामलात सामने आएंगे? नहीं, मुझे ये लगता है, देखिए, मसाइल तो होंगे और मसाइल हैं, ये मसाइल बढ़ भी सकते हैं। पहली चीज़, मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इक़्तिदार में वापस आ रही है। लोग इसको कुछ कह सकते हैं कि मैं बहुत ही बचकाना बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी इक़्तिदार में वापस आ रही है। दूसरी बात यह कि बिलफ़र्ज़ मुहाल अगर ये वापस आ भी जाती है, और अगर ये इस मुल्क के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई छेड़छाड़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बदलते हैं, या जो आपका इश्काल है कि इलेक्शन ख़त्म कर देंगे, और भी कुछ लोग ये बात कह रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क का करेंगे। देखिए, हमें जर्मनी की तारीख़ याद करनी चाहिए कि जर्मनी ने यही सब किया था। अल्टीमेटली जर्मनी उस वक्त तक़सीम हो गया था 1945 में। ये लोग अगर ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी का दूसरा सबूत नहीं होगा। और एक बात ये याद रखनी चाहिए कि इस मुल्क में पता नहीं कितने मुसलमान हैं, लेकिन 20% भी अगर हैं, 20 करोड़ भी अगर हैं, मान लें कि 20 करोड़ हैं, तो बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहलाई जाती है। मैं अगर कोई सेंसस कोई कर सके, उसको कंडक्ट करे, तो शायद दुनिया की लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में रहती है, और बहुत मुफीद है भारत के लिए, बड़ी पैट्रियोटिक है, बहुत ही हुब्बुल वतन कौम है मुसलमान, जिसने हमेशा देश को कंट्रीब्यूट किया है, देश से कुछ छीना नहीं है, और बाहर से भी लाके देश को दिया। आज केरल में फॉरेन रेमिटेंसीज सबसे ज़्यादा केरल में आते हैं, और वो मुसलमान ही लाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें गिराई जा सकती हैं कि मुस्लिम्स आर द मोस्ट पैट्रियोटिक कम्युनिटी ऑफ द कंट्री। मैं ये कहता हूँ कि हुब्बुल वतनी का बेहतरीन शाहकार इस मुल्क में अगर कोई कौम पाई जाती है तो वो मुसलमान हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहता हूँ, और इस मुल्क का मुस्तकबिल भी मुसलमान ही हैं। ये बात याद रखनी चाहिए इस मुल्क के हर तबके को कि इस मुल्क का बेहतरीन मुस्तकबिल अगर कोई हो सकता है तो वो मुसलमान और इस्लाम हैं। इसलिए इंतहाई सब्र के साथ अपनी कुर्बानियाँ देने की अगर नौबत आती है तो कुर्बानियाँ दें। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इसी मुल्क के खातिर दी हैं। भाई, पूरी की पूरी जंग आज़ादी जो लड़ी गई, हमारी क़यादत पे लड़ी गई है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हम मुसलमानों की क़यादत पे आज़ादी की जंग लड़ी गई है। हज़ारों ने, लाखों मुसलमानों ने और उलमा ने और दानिश्वरों ने फांसी के तख्ते चूमे। किसके लिए चूमे? मुल्क की आज़ादी के लिए चूमे, हुब्बुल वतनी के खातिर चूमे हैं। तो हमने अगर उस वक्त कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ जैसी जालिम कौम के सामने कुर्बानियाँ दी, तो आज क्या है? आज अगर फिर देश हमारा खून चाहता है अपनी तरक्की और अपनी आज़ादी के लिए, तो हमारा खून हाजिर है, हमारी जान हाजिर है।
हम वो जान देकर भी अपने देश के इस जमहूरी दस्तूर को बचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई अगर हमारी जान लेकर इस दस्तूर को बचाना चाहता है तो जान ले ले, लेकिन ये मुस्तकबिल अगर महफूज करना है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी महफूज करना होगा। इसके बग़ैर ये मुल्क महफूज नहीं रह पाएगा। ये लोग तंग नज़र हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, ये किसी एक ऐसे ख्वाब में जी रहे हैं जिस ख्वाब की कोई ताबीर मुमकिन नहीं है। इसलिए ये तंग नज़र, और ये न तारीख़ जानते हैं, न ये धर्म जानते हैं, न ये राजनीति जानते हैं। इनको खुद सनातन धर्म की बेसिक्स नहीं जानते आरएसएस के लोग। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के बेसिक्स नहीं जानते आरएसएस के लोग। तो ये लोग जो कुछ भी नहीं जानते, ये तंगनज़र फासिस्ट इस देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हैं। इनको सामने से हटना चाहिए, और इनको हटाने का अपोजिशन सियासी तौर पर करेगी, और मिली तौर पर मुसलमानों को ये तयक़ुन अपने अंदर रखना चाहिए कि आपका मुस्बत, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इस मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। इस मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत आपका वजूद और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब बात करने के लिए। तो जो माहौल और हालात मुल्क के अंदर चल रहे हैं, सियासी नज़रिए से किस तरह आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सारी बातों पर जो है रोशनी डाली डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब ने। आप हमारी इस खबर के बारे में, इन बातों के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कोशिश है, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।